हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समाज के बारे में। समाज यानी कि समाज में हम पढ़ेंगे 750 से लेकर 1200 तक का समाज, 1200 ईस्वी तक का समाज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूँगा राजनीतिक जीवन से कि किस प्रकार जो है राजनीतिक में चीज़ें चल रही है। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे और किस प्रकार से हम अभी तक अध्ययन कर चुके हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर जो है समाज पर वापस आएंगे और क्या चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है उनको उनके बारे में भी देखेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार से अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपको पता है कि हमने यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें डिस्कस करी। चीज़ों में क्या डिस्कस करा? सबसे पहले जो है हमने डिस्कस करा कि हर्षवर्धन का काल था, यानी कि गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन का राज्य उत्तर भारत में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको चालुक्य देखने को मिलते हैं और नीचे पल्लव देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो हर्षवर्धन के बाद जो अयोग्य उत्तराधिकारी होंगे उनका साम्राज्य दो भागों में बंट जाएगा, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश के बारे में के बीच में। और फिर अगर देखा जाए चालुक्य को, तो चालुक्य की जगह राष्ट्रकूट रिप्लेस कर देंगे चालुक्य को, और पल्लवों को जो रिप्लेस करेगा वो रहेंगे चोलाज। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो गुर्जर प्रतिहारों के भी छोटे छोटे हिस्सों में जो है राज्य टूटना शुरू होगा, जिसमें हम देखेंगे चहमान हमने देख लिए हैं। उसके बाद जो है बात की जाए तोमर के बारे में, उसके बाद जो है परमार देखेंगे। यहाँ पे आपको चंदेल देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको सेन वंश यहाँ पे देखने को मिलेगा और बहुत सारे। अगर नीचे बात की जाए तो यहाँ पे आपको कल्याणी के चालुक्य देखने को मिलेंगे इस वाले हिस्से में। यहाँ पे आपको बेंगी के चालुक्य देखने को मिलेंगे। और फिर जो है हम पुनः देखते हैं कि यहाँ पे इस तरफ को होयसाल ऊपर वाली साइड को, और नीचे को जो है मदुरई में पुनः पांड्या बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए, ये था राजनीतिक जीवन। इसके बाद जो है हम अगर आगे बात करें तो आगे देखते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें घटित होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमने, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कि हमने सबसे पहले जो है कैसे, अभी मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया वो था राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन जिसमें हमने जिन जिन राजवंशों के अधीन जो है चीज़ों को पढ़ा, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद अगर बात करें तो इनकी किस प्रकार की आर्थिक नीतियाँ थी या कैसी जो है अर्थव्यवस्था थी, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जो है समाज के बारे में। और उसके बाद धर्म और कला यानी कि सांस्कृतिक जीवन हम जो है डिस्कस करेंगे इनका, जिसमें हम देखते हैं धर्म, कला और भाषा के बारे में। तो ये चीज़ आप मेंशन कीजिएगा कि ये तीन चीज़ें जो है हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए, समाज के बारे में अगर बात की जाए तो मुख्यतः जो है समाज में किस चीज़ से, समाज में कैसे जो है चीज़ें हम देखेंगे समाज में। तो समाज में क्या रहेगा, सबसे पहले हम समाज का वर्गीकरण करेंगे कि किन आधारों पर जो है हम समाज को पढ़ते हैं। सांगठनिक आधार, सांगठनिक आधार। दूसरा रहेगा लैंगिक आधार। और तीसरी जो चीज़ रहेगी वो रहेगी जीवन शैली। देखिए, मैं आपको जो है ये चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से समाज आपको दिया जाता है, किताबों में मेंशन होता है, उस प्रकार से अगर मैं आपको पीडीएफ बनाकर दे दूँ तो आप किसी भी प्रकार से जो है क्या परिवर्तन हुए गुप्तोत्तर काल से, कैसे आगे समाज बढ़ा, वो सारी चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे। आपके लिए वो हो जाएगा सिर्फ नोट्स बनाइए, खाना पूर्ति कीजिए और उसके बाद समझ कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन ये मैं सारी चीज़ें जो है आपको डिक्टेट करने वाला हूँ कि किस प्रकार से जो है चीज़ें परिवर्तित हुई, हम एक एक चीज़ में क्या क्या परिवर्तन हुए वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो आप जो है इस प्रकार से फ्लो चार्ट बनाकर जो है पीडीएफ का सहारा न लेते हुए इस चीज़ को लिखने की ट्राई कीजिएगा। तो जीवन शैली में देखा जाए तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं खान पान, रहन सहन और वेशभूषा। इसके अलावा लैंगिक आधार में बात की जाए तो पुरुष और स्त्री की तुलना करते हैं कि किसको कितने अधिकार थे, तो वो लैंगिक आधार में होता है। और अगर सांगठनिक आधार में देखा जाए तो इसको हम पुनः तीन आधारों में बांटते हैं। पहला जो है हम देखेंगे सामुदायिक आधार, समाज में चल क्या रहा है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे
वर्गीय आधार, अमीर कौन है गरीब कौन है उसके बारे में, और फिर जो है अंततः हम देखेंगे शासन के आधार पर। तो सामुदायिक आधार में अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे वर्ण व्यवस्था। उसके बाद जो है दूसरी चीज़ हम देखने वाले हैं जाति प्रथा। और तीसरी जो चीज़ रहेगी, जाति प्रथा में क्या परिवर्तन हुए वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज़ जो रहेगी अस्पृश्यता रहेगी, कि इस समय जो है अनटचेबिलिटी जो होता है उसका किस प्रकार से प्रभाव देखने को मिलेगा, वो कितनी जो है स्ट्रांग हो चुकी थी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। वर्गीय आधार में देखा जाए तो दो वर्गों के बारे में देखेंगे, अभिजात वर्ग या अमीर वर्ग जिनको बोलते हैं, और गरीब या आम जनता के बारे में हम देखेंगे। और शासन के आधार पर देखें तो राजा को देखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम सामंत के बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में जो है हम कुछ जो सैन्य अधिकारी होते थे जिनकी महत्वपूर्ण पोजीशन थी उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से जो है हम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं समाज में। और ये समाज जो है लगभग 750 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी के मध्य का समाज रहेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सामुदायिक आधार से। सामुदायिक आधार में हम आगे जो है पढ़ने वाले हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के बारे में, किस प्रकार से जो है चीज़ें शुरू हुई। या ऐसा करते हैं, पहले हम शासन के आधार पर देखते हैं कि राज्य में आखिर जो है जो सबसे ऊपरी तबका था उसमें क्या चल रहा था, फिर वो किस प्रकार से जो है अपनी नीतियों के माध्यम से समाज को प्रभावित करेंगे उसको हम देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले शासन के आधार पर समाज को देखने से। तो देखिए, अगर शासन के आधार पर समाज को देखा जाए तो समाज को हम जो है तीन भागों में बांट सकते हैं शासन के आधार पर। शासन के आधार पर समाज, तो देखिए यहाँ पे क्या था, सबसे जो सर्वोपरि था वो राजा था। राजा को समाज में काफ़ी ज़्यादा अधिकार थे। अगर राजा की बात की जाए तो इसके बाद जो है दूसरा जो वर्ग आएगा राजा के बाद उसे कहेंगे सामंत। और तीसरा जो है, तीसरा वो आएंगे जो सैनिक पुरुषार्थ करते थे, यानी कि युद्ध में लड़ते थे और उनको राज्य में काफ़ी उच्च स्थान प्राप्त थे, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पहली चीज़ तो ये कि शासन के आधार पर तीन भागों में बंटा हुआ समाज है जिनके पास काफ़ी अधिकार है। तो पहला, और एक बात और मेंशन कीजिएगा कि शासन के आधार पर फ्यूडल समाज है, सामंतवाद समाज है। किस प्रकार से है ये चीज़ भी हम प्रूव करेंगे आगे। फ्यूडल समाज है यहाँ पे, तो एक चीज़ें मेंशन कीजिएगा। अगर राजा की बात की जाए तो राजा जो है काफ़ी अधिकार रखता है, इसके पास जो है निरंकुश पावर है। निरंकुश पावर तो है लेकिन केवल सैद्धांतिक रूप में है। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। कमज़ोर कैसे हो चुका है, क्योंकि इसने अपने साम्राज्य को जो है सामंतवाद के प्रभाव में आकर जो है सामंतों में बांट दिया है। उनकी जो सेना होती है उनके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो गया है। तो याद रखिएगा कि सैद्धांतिक रूप से तो निरंकुश है, कि कोई इसके जो है इसके नीतियों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता में जो है कमज़ोर है, और सामंतवाद, जो सामंतों का प्रभाव देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद अगर सामंतों के बारे में बात की जाए तो सामंत आपको इस समय देखने को मिलेंगे कि सामंत काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं, काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं, पहली बात। प्लस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि ये जो है वंशानुगत हो चुके हैं। अब पिता के बाद जो है पुत्र शासक पुत्र जो है सामंत बनेगा। और लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो है राजा के राजस्व दान पर निर्भर करता है, राजस्व दान पर निर्भर करते हैं। राजा जब भी चाहे इनसे इस जमीन को छीन सकता है जो सामंत को दी गई है राजा के द्वारा। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं था। सैद्धांतिक तौर पर तो वो छीन सकता था, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं था कि वो खुल्लम खुल्ला जो है जमीन को छीन सके, जब तक कि कोई जागीरदार विद्रोह ना कर ले या उसकी राजा की संप्रभुता को कोई चुनौती ना दे, तब तक जो है राजा किसी प्रकार से सामंत के अधिकार को ख़त्म नहीं कर सकता था। नहीं तो अन्य सामंत जो है इस पर आवाज़ उठा सकते थे। तो राजा जो है बेशक छीन सकता था पावर को, राजस्व दान पर जो निर्भर करता था राजा के, उसको ले सकता था वापिस, लेकिन
वो जो है ऐसे खुल्लम खुल्ला जो है चीज़ों को नहीं कर सकता था। उसके लिए आवश्यक था कि सामंत अगर विद्रोह करता है या किसी प्रकार से उसकी संप्रभुता को चुनौती दे रहा है, तो उस प्रकार से चीज़ें जो है तब जाकर छीना जा सकता था। इसके अलावा अगर बात करें तो मैं क्या ये हवा में बात कर रहा हूँ? तो जी नहीं। हमने एक एग्ज़ाम्पल पढ़ा था कि जो है सामंत वंशानुगत हो गए हैं, और इनके बारे में जो है हमने एग्ज़ाम्पल देखा था पाल वंशों को पढ़ने के दौरान कि धर्मपाल के समय में जो प्रधानमंत्री था, उसके 4 वंश प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। तो ये चीज़ जो है आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर ज़रूर लिखिएगा कि इस प्रकार का जो है अब हमें चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये जो है चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि सामंत जो है स्ट्रॉन्ग है। और सामंतों में एक और चीज़ याद रखिएगा कि इस समय जो आपको देखने को मिलेंगे राणक राउत, राणक राउत यानी कि सामंत काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, जिनमें एक जो आपको जाति देखने को मिलेगी उसे कहते हैं राणक राउत या राजपूत। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें जो है आपको, जैसा कि मैंने बताया, राजा की निरंकुश स्थिति थी, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर वैसे तो वास्तविकता में कमज़ोर हो चुका था और सामंतवाद के बिल्कुल प्रभाव में था। सामंतों के बारे में हमने देखा कि पावरफुल थे, वंशानुगत थे, राजा के द्वारा उन्हें ज़मीन दी जाती थी और राजा जब भी चाहे ज़मीन को वापस छीन सकता था। लेकिन वास्तविकता केवल सैद्धांतिक तौर पर ऐसा प्रावधान था। वास्तविकता में तो विद्रोह अगर कभी सामंत करता है तभी उससे ज़मीन छीनी जा सकती थी। अगर कभी वो राज्य के विरुद्ध जाने की कोशिश करेगा तभी जो है ज़मीन छीनी जा सकती थी। एग्जाम्पल हमने देखा कि वंशानुगत थे, तो इसमें हमने एग्जाम्पल देखा कि धर्मपाल के समय में जो प्रधानमंत्री थे उसके 4 वंश जो है आगे धर्मपाल की पीढ़ियों को एज अ प्रधानमंत्री सर्व करते रहे। तो ये चीज़, और हमने देखा कि इस 750 से लेकर 1205 का जो समाज रहा, इस दौरान एक प्लेन हमें देखने को मिलती है। जो जाति सबसे स्ट्रांग होती है वो रणक राउत या राजपूत होती है, जो सामने उभर कर आती है। सैनिक पुरुषार्थ में देखें तो इनके बारे में भी सेम ही चीज़ें रहेंगी कि ये भी वंशानुगत हो चुके थे। पहली बात, वंशानुगत हो चुके थे। और दूसरी बात अगर की जाए तो इनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है वेतन इनको जागीर के रूप में ही मिलता था, भूमिदान ही दिया जाता था, नगद वेतन नहीं मिलता था। तो ये चीज़ भी आप जो है नोट कीजिएगा। तो ये जो है शासन के आधार पर जो हमारा पहला वर्गीकरण था, इसके बारे में हमने सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हो सकती थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। और ये भी याद रखिएगा कि ये समाज कैसा है, तो शासन के आधार पर देखा जाए तो फ्यूडल समाज है। तो चलिए अगले ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सामुदायिक आधार पर देखने से पहले हम अगर इनके प्रभाव देख लें कि किस प्रकार से फ्यूडल समाज ने जो है प्रभावित किया, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे जो है फ्यूडल समाज के प्रभाव देख लेते हैं, और ये जो है आपको सीधे सीधे एग्जाम में यहाँ से स्टेटमेंट बनेगी। फ्यूडल समाज के प्रभाव, फ्यूडल समाज के प्रभावों के बारे में अगर बात की जाए तो पहला तो राजा की स्थिति कमज़ोर हुई। तो ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ किस प्रकार से हुई। राजा की स्थिति कमज़ोर, क्योंकि सामंतों पर कोई कंट्रोल ही नहीं था अब रहा हुआ, क्योंकि ज़्यादातर क्या था कि सामंतों पर ज़्यादा निर्भर हो चुका था और सामंतों के पास भी सेना आ चुकी थी। अब होता क्या है कि जब भी भारत पर बाहर से आक्रमण होगा, मान के चलिए तुर्की आक्रमण जब होगा, तो उस समय क्या होगा, राजा जो है लड़ने जाएगा लेकिन उसके सामंत उसके विरुद्ध विद्रोह कर देंगे, और उस दौरान क्या होगा कि राजा इतना पावरफुल रह ही नहीं पाएगा कि जो बाहर के शासकों के साथ लड़ाई कर सके। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बड़े से बड़ा साम्राज्य जो है कोई भी आकर बाहर से आक्रांता आकर जो है उसे अपने अधीन कर लेता है। तो एक जो नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ये नेगेटिव पॉइंट रहेगा पहला। तो उसके बाद जो क्या नकारात्मक प्रभाव हो उसमें देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, दूसरा पॉइंट जो है आंतरिक कमजोरियाँ, छोटे छोटे राज्य जो है, छोटे छोटे राज्य व्यापार में बाधक बने, व्यापार में बाधक। ये कैसे, तो अभी तक क्या होता था, मान के चलिए ये भारत है और अगर यहाँ पे मान के चलिए कि गुज्र प्रतिहार है और यहाँ पे पाल है, तो अब कोई सामान जो बाहर से आएगा उस पर क्या होगा, एक बार यहाँ पे टैक्स लगेगा, उसके बाद जो है दूसरे जब साम्राज्य में जाएगा तब टैक्स लगेगा। लेकिन पहले जो है गुज्र प्रतिहारों के टाइम, पालों के टाइम ऐसा होता था। लेकिन अब क्या होगा, छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे। छोटे छोटे राज्य जब बनेंगे तो किस प्रकार से चीज़ें चलेंगी, मान के चलिए ये गुज्र प्रतिहारों की बाउंड्री थी, लेकिन अब जो छोटे छोटे राज्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो जब आपको छोटे छोटे राज्य देखने को मिलेंगे तो पहले तो जो व्यापारी आएगा उसको इस सामंत को चुंगी देनी पड़ेगी,
फिर अगर उसे यहाँ जाना है, बंगाल अगर पहुँचना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर दूसरे सामंत को चुंगी देनी पड़ेगी, फिर तीसरे को, चौथे को, पाँचवें को, छठे को, फिर उस प्रकार वो बंगाल के पास जो, तो पहले जो 10 रुपए की चीज़ आपको बंगाल में 15 रुपए की मिल सकती थी, अब वो जो है 50 रुपए की बंगाल में मिलने लगी। तो इस प्रकार जब व्यापार का मूल्य बढ़ेगा, चीज़ों की कीमत बढ़ेगी, तो व्यापार की जो मांग होगी वस्तुओं की वो कम होगी और व्यापार गिरेगा। तो छोटे व्यापार जो है, छोटे छोटे राज्य व्यापार में बाधक हुए, तो ये भी जो है सेकंड जो नेगेटिव पॉइंट रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, अर्थव्यवस्था को जो है प्रभावित किया, ये बात हमने देख ली, तो दो महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव थे इनके। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है सामंतवाद के नकारात्मक ही प्रभाव रहे, इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी थे, और ये जो है ऑप्शन में आकर आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सामंतवाद जब भी हमारे दिमाग में आता है, तो हम जो है एक नेगेटिव इमेज लेकर चलते हैं इसके बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अगर बात की जाए इसके किस प्रकार से पॉजिटिव जो इफ़ेक्ट रहे, तो इसके कारण जो है आत्मनिर्भरता आएगा। अभी जब बाहर से कोई चीज़ नहीं आ रही है, जगह जगह सामंत चुंगी लगा रहे हैं, महंगी चीज़ें आ रही है, तो धीरे धीरे गांव जो है उन चीज़ों को गांव में उत्पादित करना शुरू करेंगे और एक दूसरे की ज़रूरतें आपस में पूरी करने लगेंगे। तो आत्मनिर्भरता आएगी, किसमें, अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता आएगी, गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। और ये गांव आत्मनिर्भर यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई देंगे, और टूटेंगे कब, जब अंग्रेज भारत आएंगे, उस दौरान आपको गांव में आत्मनिर्भरता आएगी इस दौरान। और अंग्रेजों के समय में आपको दिखेगा कि ये टूटना शुरू होंगे, जो गांव की अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से टूटती है, और हमारे जो कुटीर उद्योग उद्योग थे उन्हें किस प्रकार से अंग्रेज नष्ट करेंगे, तो उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस समय इनका जो पॉजिटिव रहेगा कि अव्यवस्था एंड अशांति को कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। कैसे, अभी तक क्या था कि कोई बड़ा साम्राज्य, मान के चलिए ये गुर्जर प्रतिहार है, लेकिन इसमें आपको देखने को मिलेगा कि उस प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं है। लोग, ठीक है, साम्राज्य के तौर पर तो राजा कुछ भी बोल सकता है कि हाँ हमारी जो प्रजा है काफ़ी खुश है, लेकिन अगर निम्नतम स्तर पे देखा जाए, निम्नतम स्तर में जो है वहाँ पे न्याय या कानून व्यवस्था को कौन देख रहा है, तो सामंत ही तो देख रहा है। जो भी प्रॉब्लम होगी सीधे राजा के पास नहीं जाएगी जनता, बल्कि सामंत के पास आएगी। तो सामंत जो है क्या करता था, अव्यवस्था अशांति के टाइम पे जो है अव्यवस्था और अशांति को जो है कंट्रोल किया, पहला। दूसरा, अगर कोई विदेशी व्यापारी जो है इन पे आक्रमण करेगा, तो उस दौरान जो है कौन संरक्षण देगा जनता को, तो राजा ही संरक्षण, जो सामंत है वो संरक्षण देगा, राजा तो खुद भाग निकलेगा। तो वो वाली चीज़ है कि इन्होंने अव्यवस्था एंड अशांति को जो है कंट्रोल किया था। दूसरा पॉजिटिव जो प्रभाव रहेगा वो ये रहेगा। और तीसरा अगर देखा जाए तो इन्होंने कृषि को, सामंतवादी अर्थव्यवस्था की जब भी बात होती है तो कृषि अर्थव्यवस्था जरूर जो है पनपती है। तो कृषि का जो है काफ़ी ज़्यादा आपको फ्लरिश होती हुई दिखाई देगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई सामंत जो है केवल कर के माध्यम से जनता को लूटना चाहे, लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कृषि को जो है थोड़ा प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, और प्राइमरी क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था होती है उसका उभरना सामंतवाद में शुरू होता है। तो ऐसी चीज़ें जो है आपने जो है ये तीन पॉजिटिव प्रभाव देखे सामंतवाद जो फ्यूडल समाज है उसके। तो चलिए अब दूसरे आधार की ओर चलते हैं, और वो रहेगा सामुदायिक आधार। तो दूसरा जो आधार रहेगा हमारा वो रहेगा सामुदायिक आधार। तो अब सामुदायिक आधार के बारे में देखते हैं। सामुदायिक आधार पर देखा जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था। देखिए, वर्ण व्यवस्था जो है ऋग्मंडल के 10वें मंडल से ली गई है, जिसमें पुरुष सूक्त ये कहता है कि जो वर्ण है, मतलब वो ब्रह्मा के या किसी विराट पुरुष के शरीर के भिन्न भिन्न भागों से बने हुए लोग हैं। जैसे ब्राह्मण जो है वो उसके सिर से निकले हुए लोग हैं, या ब्राह्मण जो है उसके सिर से उत्पन्न हुए जो है लोग हैं। और अगर क्षत्रियों के बारे में बात की जाए, क्षत्रिय उसकी बाजुओं से उत्पन्न है। वैश्यों की बात की जाए तो उसकी जांघों से उत्पन्न है, और शूद्र जो है पैर के अंगूठे से निर्मित है। तो इस प्रकार से जो है एक वर्गीकरण समाज का हुआ था वर्ण व्यवस्था के आधार पर। तो यहाँ भी ये वर्गीकरण हमें देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलता है कि ऋग वैदिक काल में इस प्रकार का हमें वर्णन देखने को मिलता है। तो अब वर्ण व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए हैं, तो उस पर देखते हैं। तो देखिए, अभी भी ब्राह्मण जो है शिक्षा का काम कर रहे हैं। क्षत्रिय जो है क्या कर रहे हैं, क्षत्रिय सुरक्षा दे रहे हैं इन तीनों वर्णों को। वैश्य व्यापार में लिप्त हैं,
और जो शूद्र है वो इन तीनों को क्या कर रहे हैं, इन तीनों की ही सेवा में लिप्त है। लेकिन इस समय हमें देखने को मिलेगा कि एक नई जाति या कहे एक नया वर्ग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जिसे कहेंगे राजपूत वर्ग। तो राजपूत वर्ग शासक वर्ग के रूप में एक नए वर्ग का जन्म होगा, जिसे राजपूत वर्ग कहेंगे। तो एक चीज़ हमें परिवर्तित होते दिखाई देती है। दूसरा जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे वो रहेगा कि इस समय शूद्रों की स्थिति और निम्नतम हो जाती है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, पराशर समिति। पराशर नामक जो समृद्धि थी, पराशर जो समृद्धिकार रहे, वो इस समय अपनी समृद्धि में मेंशन करते हैं कि भाई जो शूद्र है उनके साथ भोजन ग्रहण करना या उनके साथ रहने या उनके साथ बैठने पर भी क्या होता है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति भी पतित हो जाता है। तो हमें देखने को मिलता है कि शूद्र के साथ ना तो भोजन किया जा सकता है, ना ही बैठा जा सकता है, और ना ही शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। और वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि शूद्र की छाया भी व्यक्ति को क्या कर सकती है, दूषित कर सकती है। शूद्र की छाया भी व्यक्ति को दूषित कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि शूद्रों का जीवन किस निम्नतम स्तर पर इस समय पहुँच गया था। तो ये चीज़ आपको जो है मेंशन करनी है कि जो वर्ण व्यवस्था हमारा पहला आधार था, उसमें हम देखेंगे कि ब्राह्मण जो है शिक्षा का जो है कार्य कर रहे थे, क्षत्रिय सुरक्षा का कार्य कर रहे थे, जिसमें राजपूत एक नया वर्ग हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ एक परिवर्तन ये होता है वर्ण व्यवस्था में। दूसरा, शूद्रों की स्थिति और निम्नतम हो जाती है। और मुझे कैसे पता, तो पराशर जो स्मृतिकार है उनके लिखित जो स्मृति है उसमें देखने को मिलता है कि वो लिखते हैं कि जो शूद्र है वो न भोजन साथ में बैठ कर सकता है किसी ऊपर के 3 वर्गों के साथ, ना ही वो बैठ सकता है साथ में, ना शिक्षा ग्रहण कर सकता है, और ना ही उसकी छाया पड़नी चाहिए। तो क्या होगा, व्यक्ति का नाश होना शुरू हो जाएगा। तो ये रहेगा वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक के उसमें। वर्ण व्यवस्था जो है ऋग जो इस समय हमें देखने को मिलेगी 705 से लेकर 1206 के बीच में वर्ण व्यवस्था में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। दूसरा, अगर हम देखें वर्ण व्यवस्था से आगे बढ़कर, तो हमें देखने को मिलेगा जाति व्यवस्था को देख लेते हैं। जाति व्यवस्था में देखिए, जाति व्यवस्था क्या था, गुप्त काल से ही चलती आ रही एक व्यवस्था थी, या गुप्त काल के समाज में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। जाति व्यवस्था क्या थी, देखिए जातिवाद अलग होता है जो वर्तमान में हमें देखने को मिलता है, लेकिन जाति व्यवस्था जो है समाज के बेहतरीन संचालन के लिए, जब हम गुप्त काल का समाज देखेंगे उसमें हम देखेंगे किस प्रकार से जो है समाज में व्यवस्था रहे, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, उसके लिए जाति व्यवस्था का जो है निर्माण किया गया था। लेकिन वर्तमान का जो जातिवाद हमें देखने को मिलता है, SC में कई सारी जो है सब कैटेगरीज देखने को मिलती है, ये सारी जो है अंग्रेज़ों की देन है। तो इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो जाति व्यवस्था है, ये मान के चलिए कि आज के जातिवाद से बिल्कुल अलग है। इसमें सिर्फ सीधा सा जो इसका अर्थ है या इसका उद्देश्य इतना ही था कि समाज की ज़रूरतों को एक व्यक्ति कैसे दूसरे व्यक्ति की जो है ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। तो ये जाति व्यवस्था का इस समय उद्देश्य था। तो इसमें इस समय हमें क्या देखने को मिलता है, दो अलग जातियाँ या दो नई जातियाँ देखने को मिलती है। पहली जो देखने को मिलेगी, राजपूत जाति देखने को मिलेगी। तो अगर राजपूतों के बारे में बात की जाए, तो राजपूतों के बारे में माना जाता है कि राजपूतों का सबसे पहले तो उदय को लेकर कुछ जो है कॉन्सेप्ट है। उदय को लेकर इस प्रकार से जो है विद्वान मत देते हैं। पहला तो ये है कि राजपूतों के बारे में कहा जाता है कि ये महाभारत के समय से जो है समाज में है, और ये वही है जो महाभारत में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जिन्होंने युद्ध लड़ा था उनके ही वंशज जो है राजपूत है। पहला मत तो ये है, तो ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा जो मत इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसमें बोला जाता है कि माउंट आबू एक पर्वत आपको देखने को मिलेगा। इसकी लोकेशन मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर है। वहाँ पर क्या है, मुनि वशिष्ठ तपस्या कर रहे हैं। तपस्या या यज्ञ अग्नि से जब वो यज्ञ कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो उस अग्नि से जो है 4 राजपूत कुलों का जो है उदय होता है। तो ये 4 राजपूत कुल कौन से हैं, तो इसको जो है इस प्रकार से लिखते हैं, सोलंकी पहला। दूसरा जो रहेगा वो होगा चहमान। तीसरा हमें देखने को मिलेगा परमार। और चौथा हमें देखने को मिलेगा प्रतिहार। और मैंने इसे इस प्रकार से याद रखा है, सोच पर प्रहार ट्रिक के माध्यम से मैंने इसे याद रखा है। वो क्या है, सो से सोलंकी, इधर चहमान
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रमार और फिर प्रहार से प्रतिहार आप याद रख सकते हैं। तो ये दो थ्योरीज जो है इनको इनसे संबंधित दी जाती है कि राजपूत कौन है। इसके अलावा एक और थ्योरी है जो भारतीय विद्वानों के द्वारा और विदेशी विद्वानों में कुछ में जो है एक्सेप्टेबल है। वो कहते हैं कि ये और कोई नहीं जो सीथियाई थे और हूण, जिनका आक्रमण हमें देखने को मिलता है कब, ये हमें देखने को मिलेगा गुप्त काल में। गुप्त काल में हम देखेंगे कि हूणों का आक्रमण होता है, उसके बाद कैसे गुप्त जो है बिखरना शुरू करते हैं और आगे गुप्तोत्तर काल की शुरुआत होती है। तो इन्हीं के वंशज है। तो तीसरी जो थ्योरी निकलती है वो कहते हैं कि विदेशी आक्रमण आक्रांता थे और इनके आने के बाद से क्या हुआ, इन्हीं के वंशज जो भारत भारत में बसे उन्हीं को बाद में राजपूत बोला गया। इसके अलावा एक और थ्योरी दी जाती है, चौथी जो थ्योरी दी जाती है वो कहा जाता है कि ये और कोई नहीं जो समय समय पर ब्राह्मण वंश, अभी तक क्या था कि हमें शुंग काल से पहले जो मौर्यों का हम शासन देखते हैं, तो मौर्यों के बाद शुंग काल की स्थापना होती है, तो वो पहला ब्राह्मणीय वंश होता है जिसने शासन किया होता है। लेकिन उससे पहले ब्राह्मण शिक्षा का काम करते थे या राजा की सहायता करते थे। राजा क्षत्रिय कुल से आता था, लेकिन अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा था कि वैश्य भी जो है राजा बन रहे थे। और हमें देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मण है वो भी राजपाट का कार्य कर रहे थे। तो यहीं पे कहा जाता है कि जो ब्राह्मण थे और जो वैश्य थे, ये धीरे धीरे क्या हुआ, अब धीरे धीरे ये लोग शासन का कार्य करने लगे थे और इन्हीं के जो वंशज थे उन्हें जो है बाद में क्या कहा गया, राजपूत कहा गया। क्योंकि अलग अलग जो वर्ण के लोग थे अब जो वो शासन में आ गए थे, इसलिए उनके वंशज ही राजपूत है। तो ये चार थ्योरियाँ जो है राजपूतों के उदय से संबंधित दी जाती है और आपको भी इसी प्रकार से नोट्स बनाकर चीज़ें याद रखनी होगी। तो ये था जाति व्यवस्था। और दूसरी जो यहाँ पे जाति आपको देखने को मिलेगी, तो दूसरी जाति की अगर बात की जाए, यहाँ पे दूसरी जाति आपको देखने को मिलेगी कायस्थ। कायस्थ क्या थे, तो कायस्थ और कुछ भी नहीं बल्कि इस समय के जो आपको देखने को मिलेंगे कि ब्राह्मणों से लेकर शूद्रों तक, मतलब ऊपर से नीचे तक जो लोग थे जो राजा के आर्थिक कार्यों का लेखा जोखा रखते थे, लेखा जोखा रखते थे और कहे तो अकाउंट रखने का कार्य करते थे। वो सारी चीज़ें राजकीय स्थापनाओं का कार्य देखते थे। ये सारे जो लोग थे, चाहे ब्राह्मण से लेकर शूद्र, इसमें क्षत्रिय हो सकते हैं, इसमें जो है वैश्य हो सकते हैं। सभी वैश्य जो है व्यापार में नहीं थे, सभी क्षत्रिय जो है शासन में नहीं थे। कुछ ऐसे भी होंगे जो कृषि करते होंगे। तो इनमें से ही जो लोग जो है अकाउंट का कार्य देखने लगे थे राजा का, उन्हीं को कायस्थ कहा गया था। वर्तमान में आप देखते होंगे लाला, एक प्रसिद्ध वर्ड जो है हमारे समाज में देखने को मिलता है, लाला। तो ये वही लाला है, कायस्थ जाति से ही संबंधित है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि दो जातियाँ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एक कायस्थ रहेगी और दूसरा जो है ब्राह्मण रहेंगे, कायस्थ और दूसरा राजपूत रहेंगे। और राजपूत जो है शासन में काफ़ी बड़ा रोल इस समय अदा करना शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो आर्थिक आधार पर देखते हैं। आर्थिक आधार पर हमने जो है वर्गीय आधार पर समाज को बांटा था। वर्गीय आधार पर समाज कैसे विभाजित था, तो दो आधारों पर विभाजित था। पहला जिसमें हम देखेंगे अभिजात वर्ग, यानी कि उच्च कुल का वर्ग। तो अभिजात वर्ग के बारे में अगर बात की जाए तो इनका जो जीवन था वो शानो शौकत भरा था, पहली बात। दूसरी बात अगर की जाए तो ये लोग जो है काफ़ी अधिकार रखते थे। इनके भवन जो है 3 से 5 मंजिला तक होते थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विदेशी वस्त्र आयात कर पहनते थे, जिसमें मुख्यतः चीन से आए रेशमी वस्त्र होते थे। रेशमी चीनी वस्त्र पहना करते थे। दूसरा जो है ऊनी वस्त्र, विदेशी ऊनी वस्त्र पहना करते थे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो है वस्त्रों के बारे में इनके ऐसा वर्णन मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो है खान पान, खान पान में देखा जाए तो इनके खान पान के बारे में कहा जाता है कि ये लोग भुना हुआ मांस खाते थे, भुना मांस प्लस मदिरा का सेवन किया करते थे। लेकिन अब ये बात क्या मैं खुद से बता रहा हूँ, तो जी नहीं। ये जो बात है खान पीन की, ये सारी बातें जो है राज तरंगिणी में वर्णित है, राज तरंगिणी में वर्णित है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे खान पान के बारे में, भुना हुआ जो मांस है
इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी से मिलती है। और विदेशी रेशमी चीनी वस्त्र पहना करते थे या ऊनी वस्त्र पहना करते थे, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। और यहाँ पे जो है बड़े बड़े घर हुआ करते थे, इसकी जानकारी मिलती है। इनके संबंध में एक यहाँ पे क्या मिलता है, इस समय आपको देखने को मिलेगा कि गुजरात के मंत्री पदों पर दो भाई थे, जो अभिजात वर्ग के दो लोग देखने को मिलते हैं, अमीर जो लोग होते थे। इसमें जो है वस्तुपाल और दूसरा रहेगा तेजपाल, तेजापाल। ये दोनों जो है इस दौरान हमें देखने को मिलेगा कि ये अमीर वर्ग के लोग थे, जो चालुक्य गुजरात के मंत्री के पदों पर आसीन लोग थे, और ये उस समय के समृद्ध व्यापारी माने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको जो है बातें ही नहीं की बल्कि एग्जाम्पल देकर भी बता दिया कि ऐसी जीवन जीने वाले लोग हमें मिलते हैं उस दौरान। और भुना हुआ मांस और मदिरा का ये लोग सेवन किया करते थे, जो अमीर लोग होते थे। इसकी जानकारी भी कहाँ से मिलती है? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी से मिलती है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात की जाए तो दूसरा अभिजात वर्ग के बाद हम देखेंगे कि जो आम जनता थी, आम जनता के बारे में देखेंगे। आम जनता देखिए दो तरह से थी, एक जो नगर में रह रही थी और दूसरी जो गांव में रह रही थी। अगर जो नगर में रह रही थी, अगर उसके बारे में बात किया जाए तो समृद्धि जो है सिर्फ अभिजात वर्ग तक थी, ये गरीबी वाला जीवन जी रहे थे। इन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। राजतरंगिणी में तो यहाँ तक लिखा जाता है कि ये लोग शाक और जंगली सब्जी खाया करते थे, शाक खाया करते थे। और ये शाक क्या था? तो एक जंगली कड़वी सब्जी थी, ये कड़वी सब्जी थी। और प्लस साथ में क्या खाया करते थे? भात खाया करते थे। तो देखिए, जितना भी हमने शान शौकत भरा जीवन देखा या किसी प्रकार से राजा की वैभवता देखी हमने कि पाल इतने दूर तक साम्राज्य विस्तार किया, किस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली, तो वो सारी चीज़ें जो है सिर्फ शासक वर्ग तक थी। और शासक वर्ग कितना? शासक वर्ग सिर्फ 2% होता है किसी भी समाज में। 98% कौन होती है? जनता। और जनता ही डिसाइड करेगी कि उस शासक का समय का किस प्रकार का था। तो आपकी जनता गरीब है, शाक और भात यानी कि कड़वी सब्जी खा रही है, भात खा रही है, तो किस प्रकार का जो है उस समय की व्यवस्था रही होगी या किस प्रकार की समृद्धि रही होगी, वो आपको निम्न वर्ग में देखने को नहीं मिलती। नगर की जो जनता थी उसमें तो कम से कम नहीं देखने को मिलती है। इसके बाद देखने को मिलता है कि जब इनके पास कुछ खाने को नहीं था तो ये लूटपाट और डाका भी किया करते थे, डाका जनी भी किया करते थे। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि इस समय अपराध बढ़ना शुरू होंगे। नैतिकता की बातचीत तभी तक सही लगती है जब तक पेट भर भोजन होता है, लेकिन जब ज़िंदगी के सर्वाइवल की बात आ जाती है तो अपराध होना शुरू हो जाते हैं, अगर दो वक्त का खाना भी ना मिले। तो ये सारी बातचीत हमें देखने को मिलती है नगरीय जनता में। तो ये जो है उनकी स्थिति के बारे में आप लिख सकते हो। और ऐसे प्रश्न आ सकता है आपसे कि जो 750 से लेकर 1200 तक का समाज था उसके बारे में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वहाँ पे लिखा जा सकता है कि नगर की जनता काफ़ी समृद्धि भरा जीवन जो है जी रही थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किस तरीके से जो है इस समय की जनता जीवन व्यतीत कर रही थी। इसके अलावा अगर आगे देखा जाए तो धर्मशास्त्रों के जानकार जो है गांव के लोगों के बारे में भी कुछ चीज़ें मेंशन करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो गांव के लोग हैं उनसे कृषि का छठा हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था, राजस्व के रूप में वसूला जाता था। पहली बात। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखी जाए तो इसके अलावा कहते हैं कि सिर्फ राजस्व ही नहीं वसूला जाता था, भू राजस्व ही नहीं वसूला जाता था, बल्कि इनसे चारागाह कर और तालाब कर भी लिया जाता था। ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखा जाए तो किसानों से बेगार भी ली जाती थी, बिना वेतन के उनसे काम करवाया जाता था और कई महीनों तक काम करवाया जाता था। बेगार या विष्टी इस समय के समाज में देखने को मिलेगी, विष्टी। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपको एक और चीज़ें देखने को मिलेगी, जो सर्फ वाली बातचीत थी, कृषि दासों वाली बातचीत थी, कृषि दास की बातचीत। ये आपको यूरोप समाज की एक विशेषता भारत में देखने को मिलेगी। इस समय क्या होता था कि जब कोई राजा अपने सामंत को दान दिया करता था तो मान के चलिए कि किसी गांव की भूमि दान दे दी, लेकिन अब पहले क्या होता था, केवल भूमि ही दान दी जाती थी, उस भूमि पर रहने वाले लोग दान नहीं दिए जाते थे। लेकिन इस समय में देखने को मिलता है कि भूमि पर जो लोग रह रहे थे, वहाँ निवास कर रहे थे, उन लोगों को भी उस सामंत को भेंट स्वरूप दे दिया जाता था। अब वो जो है उस सामंत के दास बन चुके थे। वो अपना जीवन का निर्णय
अपने अनुसार न लेकर उस सामंत के अकॉर्डिंग अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करते हैं। तो इसी जो टर्मिनोलॉजी को है सर्फ या कृषक दास कहा गया है, कृषि दास कहा गया है। तो सामंत के इच्छा स्वरूप जीवन व्यतीत करने वाले लोग, जीवन व्यतीत करने वाले लोग। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात की जाए तो आपको गांव की दयनीय दशा जो है इस चीज़ से पता लग जाएगी कि जब भी कोई आक्रमण होता था, कोई विदेशी राजा आक्रमण करता था, तो वो क्या करता था, सबसे पहले जलाशय जब्त कर लेगा वहाँ के। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि पीने के लिए पानी नहीं है, गांव के गांव जला देगा, गांव जला देगा। तो रहने के लिए आवास भी नहीं है और सारी फसलें उजाड़ देगा। तो रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, सब जो मूलभूत आवश्यकता होती है किसी व्यक्ति की, वो सारी चीज़ें वो शासक से वो जो है जनता से छीन लेता था। तो शासक जो है अपने महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए, जो 2% है समाज का, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए क्या करता है, समाज पर जो है दूसरे राज्य से दुश्मनी मोल लेता है। लेकिन उसे भुगतने का काम कौन करता है, भुगतेगा कौन, भुगतेगी ये जो आम प्रजा है, ये भुगतेगी जो गांव में रहती है, जो गांव में रहती है या नगर में रहती है, और किस प्रकार की इनकी दयनीय दशा थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्त्रियों की दशा कैसी थी। जनता के बारे में देख लिया, अब स्त्री और पुरुषों की दशा हम देखेंगे किस प्रकार से जो है उनकी दशा थी। तो स्त्रियों की दशा के बारे में अगर बात की जाए तो इस समय, एक सेकेंड, स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले याद रखिएगा पितृ सत्तात्मक समाज है। अब ये क्या है, तो देखिए जिस कुल में या जिस समाज में जो है पिता के अकॉर्डिंग या कुल का हेड जो है पिता होता है, उसी के आज्ञा अनुसार सारे कार्य होते हैं, तो उसे पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। यानी कि पिता प्रधान जो समाज होता है उसे पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। तो ऐसे समाज में जो है हमें देखने को मिलता है कि हमेशा आपको यही देखने को मिलेगा, मतलब 99% तो यही देखने को मिलेगा कि स्त्रियों की दशा दयनीय ही होगी। जो पिता होगा वो किसी प्रकार से, हर प्रकार से जो है स्त्रियों को या अपने जो कहे कुटुंब की जो स्त्रियां होंगी, अपने परिवार की स्त्रियों को कंट्रोल करना चाहेगा, या पुरुष जो है अपने में कहे अपनी पत्नी को कंट्रोल करके रखना चाहेगा, ताकि जो है किसी प्रकार से वो उसके विरुद्ध ना जा सके, उसके बातों को ना काट सके। तो उसी प्रकार लिखते हैं कि इस समय स्त्रियों की दशा, पहला तो पितृ प्रधान समाज है, दूसरा दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे स्त्रियों की दशा में गिरावट, स्त्रियों की दशा में गिरावट। और गिरावट किस प्रकार की, तो हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, मत्स्य पुराण से मिलती है। मत्स्य पुराण कहता है कि स्त्रियों को जो है अपने पति के विरुद्ध ऊंची आवाज़ में बात करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा वो कहती है कि पति को अधिकार है, मत्स्य पुराण ये कहता है कि पति को अधिकार है, यदि पत्नी गलती करती है तो उसे जो है कोड़े से पीटा जा सकता है। तो ये चीज़ जो है उस समय के जो साहित्यिक ग्रंथ है या उस समय के समाज को संचालित करने वाली जो पुस्तकें हैं उनकी स्टेटमेंट है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्त्रियों को किसी प्रकार से शिक्षा का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार नहीं है। बाल विवाह हो रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से संबंधित है, ये राजनीतिक असफलता का ही कारण है। बाल विवाह किस प्रकार से, तो देखिए जब भी लड़की होगी तो उसको जवान जवान होने से पहले, क्योंकि इस समय की जो कानून व्यवस्था थी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि जो इस प्रकार से जो है समाज का संचालन कर सके, जहाँ लड़कियां खुले आम घूम सके। तो जो पिता था वो क्या करता था, जल्दी से जल्दी अपनी लड़की का विवाह 8 से 10 वर्ष के बीच में या 6 से 8 वर्ष के बीच में जो है उसे विवाहित यानी कि उसका विवाह करवा कर जो है उसके पति के साथ उसे भेज देता था, क्योंकि एक अश्योरिटी मिल जाती थी या एक जो है सिक्योरिटी इस प्रकार से मिल जाती थी, क्योंकि हमारे जो शास्त्र या हमारे जो ग्रंथ है उनमें कहा गया है कि विवाहित स्त्री पर बुरी नज़र नहीं डाली जा सकती। तो उस प्रकार की एक श्योरिटी जो है ये शास्त्र ग्रंथ देते थे। तो क्योंकि शास्त्र ग्रंथों का इस समय जो है लॉ
जो चल रहा था वो शासन ग्रंथों के अकॉर्डिंग समाज इस समय संचालित हो रहा था। तो इस चीज़ को विवाहितों पर जो है बहुत कम ऐसा देखने को मिलता था कि किसी प्रकार से अत्याचार हो रहे हो। वो बात अलग है कि घरेलू हिंसा और उस प्रकार की चीज़ें, उस तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर समाज के अकॉर्डिंग या किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की बात की जाए तो मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि इसलिए जो है बाल विवाह शुरू हो गया। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, कुछ जो है बाल विवाह आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो, ये तो रही आम स्त्रियों की, आम जो स्त्रियां थी उनके जीवन से संबंधित या उनके समाज में किस प्रकार की दशा थी उससे संबंधित बातें थी। लेकिन अब जो हमें दूसरा देखना है वो देखना है हमें जो कुछ जो स्त्रियां जो है उच्च परिवारों से थी या जो राजकाज में लिप्त जो परिवार थे, जैसे राजा की बेटी या उस प्रकार से अन्य जो उसके साथ की उसकी सहेलियां जो थी उनकी कैसी स्थिति थी। तो अगर देखा जाए उच्च वर्ग की स्त्रियों के बारे में, उच्च वर्ग की स्त्रियां, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस समय आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है उन लड़कियों को शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, प्लस उन्हें जो है संस्कृत और प्राकृत में जो है उनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, उनकी कविताएं लिखी हुई देखने को मिलती है। तो इससे क्या पता लगता है कि उस समय जो उच्च परिवार की लड़कियां थीं उनको शिक्षा का अधिकार था या वो पढ़ सकती थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अन्य संगीत या चित्रकारी में जो है उनका अगर किसी प्रकार से कोई योगदान रहा है या कहीं रुचि थी तो वो भी वो पूरी कर सकती थी। चित्रकारी से संबंधित या संगीत से संबंधित काफ़ी साक्ष्य ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि उस समय की जो उच्च परिवार की स्त्रियां थी वो मनोरंजन कार्यों में भी लिप्त थी। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो है स्त्रियों को अगर बात की जाए ओवरऑल, तो जो स्त्रियां थी उनको पुनर्विवाह का अधिकार था, पुनर्विवाह का अधिकार था, लेकिन कुछ सीमित शर्तों पर। जैसे कि अगर पति जो है पत्नी को छोड़कर चला गया हो या उसका कोई जो है पता ना मिले या उसकी मृत्यु हो गई हो या उसे जो है गृह त्यागी वो हो गया हो या उसे जाति बहिष्कृत कर दिया गया हो, इस प्रकार की स्थिति में जो है स्त्री पुनर्विवाह का अधिकार रखती थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्त्री को जो है देखने को मिलता है कि पहले स्त्री पिता के कंट्रोल में रहती थी, फिर पिता के कंट्रोल में, फिर उसके बाद देखने को मिलेगा पति के कंट्रोल में, फिर उसके बाद पुत्र को जो है जिम्मेदारी दे दी जाती है। इस प्रकार से चीज़ें जो है आगे चलती है। तो एक पितृ प्रधान समाज जो मैं पहले बात कर चुका हूँ उसकी जानकारी हमें यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो दिखे तो संपत्ति का अधिकार स्त्रियों के लिए देखने को मिलता है, संपत्ति का अधिकार देखने को मिलता है। इसके अलावा जब संपत्ति के अधिकार के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, या कहें फ्यूडल समाज में जब एक राजा एक सामंत कई स्त्रियों के साथ वैवाहिक संबंध कर जो है संतानें पैदा करने लगा, तो उसके बाद संपत्ति संबंधित जो विवाद खड़े हुए तो उसके बाद क्या हुआ कि सती प्रथा को हवा मिली और सती प्रथा मजबूत हुई, सती प्रथा मजबूत हुई। लेकिन यहाँ पे जो है सुलेमान जो एक अरबी लेखक था, वो कहता है कि ये जो है सती प्रथा जो है कभी कभी ही देखने को मिलती थी। पत्नियां कभी कभी अपने पतियों की चिताओं पर जल मरती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें उनकी इच्छा नहीं पूछी जाती थी, उनकी इच्छा पूछी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने कहा कि सामंतवाद में देखने को मिलेगा कि एक सामंत की कई सारी पत्नियां थी, तो उनके जो पुत्र होंगे उनके बीच संपत्ति से संबंधित जो है झगड़ा होगा या उस प्रकार की चीज़ें रहेंगी। तो क्या किया जाता था कि सामंत की जो पत्नियां होती थी वो सभी सती हो जाए, ताकि जो है उसके एक ही पुत्र को जो है सारे अधिकार प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से भी सती प्रथा को जो है बल मिला। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस समय। तो ये जो थी स्त्रियों की स्थिति थी। और जो आपको निष्कर्ष के रूप में याद रखना है कि गिरावट ही आती चली गई ऋग वैदिक काल के बाद से निरंतर जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो स्त्रियों की स्थिति है वो इस समाज में, भारतीय समाज में गिरावट की ओर ही बढ़ती रही। तो ये चीज़ें जो है आप याद रखिएगा। इसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे जीवन शैली के बारे में। तो जीवन शैली के बारे में अगर बात की जाए, जीवन शैली में हम देखेंगे किस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। तो वस्त्रों के बारे में अगर बात की जाए तो देखा जाता है कि उत्तरी भारत के लोग जो थे वो धोती, पुरुष, और स्त्रियां जो है साड़ी पहनती थी। दूसरी बात ये जो है उत्तरी भारत की। और अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो वही अंगरखा और चोली पहनते थे।
तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, दक्षिण भारत के लोग। इसके अलावा अगर देखा जाए तो राजतरंगिणी में जो है ऐसा मेंशन है कि जो वहाँ के कश्मीर के राजा थे, राजतरंगिणी में जो है मेंशन है कल्हण की राजतरंगिणी में कि हर्ष जो कश्मीर के राजा थे उसने एक व्यवस्थित परिधान यानी कि व्यवस्थित एक ड्रेस लगाई थी। जो लोग सामंत थे, अभिजात उच्च वर्ग से संबंधित थे, उनके लिए एक व्यवस्थित जो है ड्रेस लगाई थी, जिसमें क्या पहनना पड़ता था, उसमें होता था कोट, लंबा कोट और जूते पहनने पड़ते थे परिधान के ऊपर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि आभूषण के भी शौकीन थे। आभूषण आभूषण भी पहनते थे। आभूषणों में अगर देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि स्त्री और पुरुष दोनों ही बालियों का शौक रखते थे। बालियों का शौक रखते थे। इस समय जो है आपको देखने को मिलेगा कि बालियों के बारे में मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, तो ये किसकी बात है, तो ये जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो चाउजू, एक चीनी यात्री है। वो कहता है कि जो गुजरात के स्त्री और पुरुष है, गुजरात के स्त्री और पुरुष वो दोनों बालियाँ पहनते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि मार्को पोलो जो मालाबार आया था, ये जो है वहाँ के राजा के बारे में कहता है कि वो जो राजा है यहाँ के पहले तो लोगों के बारे में कहता है कि कटी वस्त्र पहनते हैं, कटी वस्त्र पहनते हैं यानी कि कमर से नीचे ही वस्त्र पहनते हैं। एक बात। दूसरा जो है यहाँ पे कहते हैं कि जो कुइलोन है यानी कि कोल्लम, वर्तमान का कोल्लम या तत्कालीन कुइलोन, यहाँ की स्त्रियां भी जो है कटी वस्त्र पहनती थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा कहा जाता है कि यहाँ का जो शासक था वो जूते भी नहीं पहनता था। तो ये चीज़ भी आप जो है याद करने की ट्राई कीजिएगा। वो भी नंगे पाँव रहता था। राजा की अगर बात की जाए, जनता तो नंगे पाँव ही होती थी, लेकिन राजा भी। लेकिन जब कहते हैं कि हाथी पर जब राजा विराजित होकर कहे राज्य का दौरा करने के लिए निकलता था, तो उस दौरान वो इतने आभूषणों से जड़ित होता था, इतने आभूषण उसने पहने रखे होते थे कि कहा जाता है कि एक नगर की प्रशासन व्यवस्था जो है उसका संचालन किया जा सकता था। नगर की जो जिम्मेदारी होती है, रक्षा या आदि की चीज़ों की जो है, वो सारी चीज़ें जो है कंट्रोल की जा सकती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, तो अरब जो यात्री है इस समय, ये लास्ट पॉइंट रहेगा खान पान से संबंधित, और हमारा समाज जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो खान पान में देखा जाए तो अरब लेखकों के अनुसार जो है देखने को मिलता है कि ये लोग कहते हैं कि ये समाज जो है सबसे अच्छी बात इनकी है कि मदिरा पान नहीं करते। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। हम देखेंगे कि भाई हम तो चढ़ाकर उत्सवों में दारू पिया करते थे। और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, साहित्यिक इस काल की साहित्यिक रचना कहती है कि उत्सवों के दौरान जो है या सहभोज विवाह आदि में मदिरा पान किया जाता था। और इसके बाद बोलते हैं कि उच्च वर्ग के जो लोग थे वो खूब मदिरा पान किया करते थे, उन्हें तो किसी प्रकार के उत्सव की आवश्यकता नहीं होती थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि राजा के जुलूस में तो स्त्रियां भी खुलकर मदिरा पान किया करती थी। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इस प्रकार से जो है ये देखने को मिलेगा आपको कि अरब लेखकों ने मदिरा पान भारत के लोग नहीं करते हैं, ये चीज़ मेंशन की थी। और ये आपको पूछा जा सकता है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, वास्तविकता कुछ और ही थी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको जो है आप सारी चीज़ों के नोट्स अच्छे से बनाएंगे, और जो है चीज़ें हम आज की यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।